अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में तो हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम की इब्तिदा में करेंसी के हवाले से 10 रुपये एक दिन में डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत हुआ है। और आम तवक्को ये है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने गुज़श्ता रोज़ हमारे इसी प्रोग्राम में कहा था कि तकरीबन 17% अंडर वैल्यूड है रुपया डॉलर के मुकाबले में, तो इसको डॉलर और रुपए का रेट जो है 200 के करीब आ जाना चाहिए अगले चंद रोज़ में। जो बेयकीनी की फ़िज़ा है उसमें स्पेकुलेशन बहुत होती है और पाकिस्तान में बेयकीनी भी थी और इकनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ भी थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ऑन बोर्ड था नहीं और आपके पास कहीं और से डॉलर इन्फ्लोज भी नहीं थे आ रहे, तो उससे सूरत हाल बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही थी। अब इम्कान ये है, कभी इम्कान ये है कि हमारी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से एक ब्रॉडर से अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसे कहते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब तक बोर्ड अप्रूव ना करे तो फंड्स रिलीज़ नहीं होते। तो कमिंग वीक्स के अंदर टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त वो भी हमारा मामला थ्रू हो जाएगा और कुछ बायलैटरल सोर्सेज जिसमें ख़ास तौर पर सऊदी ऑयल फैसिलिटी 1.2 अरब डॉलर की इम्कान यह है कि अगले 1-2 रोज़ में फाइनलाइज हो जाएगी, जिसके बाद UAE से भी सिमिलर या उससे करीब तरीन हमें कुछ टर्म्स के ऊपर कुछ कंसेशनल फंडिंग मिल जाएगी ऑयल इंपोर्ट्स के लिए। तो हमारा वो जो गैप है 4 अरब का वो काफ़ी हद तक उसको कवर करने में यहाँ से मदद मिल जाएगी और हमारा वो जो ख़ास दबाव का शिकार है इस वक्त रुपया, वो उस दबाव से निकल जाएगा। रुपया अगर दबाव से निकले तो फिर आप महंगाई पे काबू पाकर आगे बढ़ सकते हैं। इस पे सियासी जमातों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन में रहते हुए ये कहें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में जाने वाला है या रुपया तो और नीचे गिर जाएगा, या सिर्फ अमेरिका से एक कॉल कर ली है आर्मी चीफ ने तो उसके बाद रुपया नीचे आ गया मसनूई तरीके से, ये बातें मुनासिब नहीं लगती। पाकिस्तान की इकॉनमी चलेगी तो तहरीक-ए-इंसाफ भी हुकूमत करेगी, किसी और की भी हुकूमत चलेगी। इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बाकी अपनी सियासत खूब करें, मज़े से एक दूसरे को चोर डाकू कहना या कोई और उसका बयानिया चैलेंज करना ज़रूर करें, पूरे ज़ोर से करें, पाकिस्तान की कीमत पे मत करें। जो आज का मेन प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग हासिल की, ममनुआ ज़राए से आया हुआ पैसा जो था वो पार्टी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ममनुआ मकासद की तशरीह जो पोलिटिकल पार्टीज़ का एक्ट है उसकी आर्टिकल 6 और सब क्लॉज 3 के अंदर बड़ी क्लियरली डिफ़ाइन की गई है। फ़ॉरेन नेशनल भी शामिल है, फ़ॉरेन कंपनीज़ भी शामिल है, इवन डोमेस्टिक कंपनीज़ भी शामिल हैं। अगर वो फ़ंड करती हैं तो ममनुआ फंडिंग है। एक हिस्सा फ़ॉरेन फंडिंग वाला, दूसरा डोमेस्टिक वाला, ममनुआ में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के केस में 34 फ़ॉरेन इंडिविजुअल्स और 351 कंपनीज़ को आइडेंटिफाई किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर फ़िलहाल मीम बना के तो मज़ा लगा रही है कि वो एक खातून है शेटी, वो किसी पाकिस्तानी की बीवी है, या एक फ़लाना शख्स है तो वो ड्यूल नेशनल है और उसकी बीवी इंडियन नेशनल है। इस मज़े से या इस मज़ाक से आगे निकल के उन्हें अपना केस संजीदगी के साथ तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना है। फेडरल गवर्नमेंट की जो इंटेंट नज़र आती है PDM की, वो ये नज़र आती है कि इसके ऊपर डिक्लेरेशन फ़ाइल करें और सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आए। तो इसको पनामा की तरह जैसे वो गैर संजीदा तरीका है वो नहीं लेना चाहिए। संजीदगी से अपने केस को फ़ाइट करें, तैयारी करें इसकी, क्योंकि ममनुआ ज़राए से हासिल जो फ़ंड्स हैं उसके ऊपर 2 इम्प्लीकेशंस हैं। फ़ंड्स कॉन्फिस्केट हो जाना और अगर फ़ॉरेन फंडेड पार्टी हो तो उसके ऊपर भी एक इम्प्लीकेशन है, वो है पार्टी का डी नोटिफाई हो जाना। आम तौर पर अगर एज ए जर्नलिस्ट मेरे से कोई राय पूछे, वो यकीनन कानून उससे बाला तर है, मेरी राय उसके ऊपर वजनी नहीं हो सकती, लेकिन मेरी राय में किसी सियासी जमात को इस बिना के ऊपर बैन नहीं करना चाहिए, डी नोटिफाई भी नहीं करना चाहिए, और किसी पोलिटिकल लीडर को इस बिना के ऊपर 62(1)(f) के ज़रिए ताहयात नहल भी नहीं कर देना चाहिए। नवाज शरीफ के मामले में एक कमज़ोर फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि एक 10,000 दिरहम का अकाउंट रिसीवेबल है जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक एसेट है, इसलिए इसको ताहयात नहल करार देते हैं। बहुत ही बेहतर होता कि उसके जो लंदन के मेफेयर अपार्टमेंट्स हैं उसके ऊपर केस साबित करते पहले कि ये चोरी से पैसा गया था मेफेयर अपार्टमेंट ख़रीदने के लिए और ये $50 मिलियन गया था, इसके ऊपर नवाज शरीफ ने चोरी की थी और हम इसको ताहयात नहल करते हैं। यकीनन करना चाहिए था, दबंग हो के ये फ़ैसला करते। इमरान खान के ऊपर भी इस वक्त तलवार वही लटक रही है, तो एक असूल वज़ा करना पड़ेगा कि क्या सियासी लीडर्स को इसी तरीके से नाहल करना है या कोई और मुनासिब तरीका हो सकता है, और कानून कहता क्या है, क्या कानून में गुंजाइश भी है या सिर्फ सियासत हो रही है। 3 बयानात हमारे सामने काफ़ी बड़े हैं। एक नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है इस मसले के ऊपर, प्रोग्राम का आगाज़ उसी से करते हैं, दिखाइएगा क्या कहा उन्होंने।
था पूरी कौम को कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ, बाकी सब चोर हैं, बाकी सब डाकू हैं। आज सबसे बड़ा तारीख का डाका साबित हो गया इमरान खान का, सबसे बड़ी तारीख की चोरी साबित हो गई, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। चंद दिन पहले कहता था कि अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ। मैं इस वक्त बड़े पुरजोर अल्फाज में हुकूमत को कहूँगा, सियासी पार्टियों को भी कहूँगा कि अपना इसमें किरदार अदा करें। इस फितने की फितनाबाजी शरंगेजी को अब हमेशा के लिए खत्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फौरन लें इस बंदे के खिलाफ। इसने पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह करके रख दिया है, हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। इससे जितनी अब जल्दी इस बंदे को कैफियत किरदार तक पहुँचाया जाए उतना ही बेहतर है। हमारे रिपोर्टर्स कहते हैं कि पीडीएम की मर्ज़ी और मंशा ये है कि कैबिनेट से अप्रूवल लें और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस फाइल कर दें। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, जो पीडीएम के सरबराह हैं, वो भी सुन लीजिए। सर, इमरान खान, ये पूरी पार्टी इस तमाम तर जुर्म की जिम्मेदार है। इन सब के खिलाफ जुर्म साबित हो चुका है। तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं और अपनी हुकूमत से ये कह रही हैं, उनको मशवरा दे रही हैं कि फौरी तौर पर उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाए। इमरान खान खुद हो या डॉक्टर आरिफ अलवी हो, इनको तो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अपने पार्टी के ओहदे से भी और मुल्क की सदारत से भी, क्योंकि अब ये मुजरिम साबित हो चुके हैं। पीटीआई के ओहदेदारान अब उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी चाहिए फौरी तौर पर। इस किस्म के जराइम पेशा तबकों को मुल्क की सियासत से उखाड़ बाहर फेंके। पीटीआई का रद्द अमल और हुकूमत का मुमकिन रिस्पॉन्ड, वज़ीर दाखिला इसके ऊपर क्या कहते हैं? कल पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। इमरान खान साहब का अपना स्टेटमेंट भी है। जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं उसके मुताबिक ये वहाँ पे आके वायलेंस करने का इरादा रखते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफिस पे हमलावर हो सकते हैं। मैं इन्हें वार्न करता हूँ, रेड जोन में कत्तन दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर किसी ने फोर्सिबली दाखिल होने की कोशिश की तो उसे फिर रोका जाएगा कानून के मुताबिक और फिर कल को आपका गिला नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जो शुरका हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शीन साहब हमारे साथ हैं। शोएब साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। तलाल चौधरी साहब PMLN से। सबको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम से। शोएब साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर और उसके ऊपर मुमकिन जो असरात मुरतब हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कानून की नज़र में क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं? जो आपने स्टेटमेंट्स बताई हैं ना जी, नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान की, पहले मैं उनसे सिर्फ एक बात करके तो फिर आगे आपकी बात पे आगे चलूँगा। देखिए, किसी जगह इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी फाइंडिंग्स में नहीं कहा कि ये जो पैसे आए हैं बाहर से आए हैं या इधर से आए हैं या लोकल आए हैं या ममनुआ फंडिंग आई है। ये पैसे उठा करके इमरान खान ने उसका प्लाजा बना लिया, एम्बेजलमेंट कर दी। ये पैसे उठाए जा करके बनी गाला का महल बना दिया, कोठी बना दी, या कोई इस तरह की इस्तेमाल में ले आए। इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन के उस 70 पेज के सफ़े में कहीं लिखा है कि इस पैसे का इस्तेमाल क्या किया? नहीं, कहीं नहीं लिखा। तो फिर कुछ भी नहीं ना लिखा। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। जब आपके पास ये इल्ज़ाम जब लगाते हैं कि फ़लाँ बंदे ने चोरी की है, डाका लगाया है, तो चोरी और डाके में और एक इलीगल और लॉ की वायलेशन में एक इर्रेगुलर अमाउंट की रिसीविंग है। अब यहाँ फ़र्क है, आप एक चीज़ देखेंगे इसमें फ़र्क है। इसको थोड़ा सा वाजे में कर दूं, एम्बेजलमेंट होगी तो चोरी और डाका की बात आप करेंगे ना, अमाउंट की। यहाँ ये चीज़ हुई है मसलन जिसमें मेजर पोर्शन आया है, आप अगर देखेंगे वो ये आया है कि पीटीआई यूएसए जो है, पीटीआई यूएसए ने अपनी, जो कि पॉलिटिकल पार्टी तो बना नहीं सकती थी, उन्होंने अपनी एक कंपनी रजिस्टर करा ली। इसी तरह पीटीआई कनाडा ने अपनी कंपनी रजिस्टर करा ली पीटीआई के नाम से। पीटीआई यूके ने अपनी कंपनी रजिस्टर करा ली, उनके वर्कर्स ने, हमारे पाकिस्तानियों ने ही। वो एक नामुनासिब तरीक़ाकार था। उसके अपने पीटीआई के वर्कर्स ने पैसे इकट्ठे किए, चेयरमैन की ऑथराइजेशन के बगैर पीटीआई कंपनी के तौर पर उन लोगों ने अपने तय बना ली, अपने वर्कर सारे इकट्ठे हुए जो ड्यूअल नेशनल है, पाकिस्तानी नेशनल नहीं थी। नहीं, उसमें के लिए ऑथराइजेशन की जरूरत ही नहीं है। और जो अकाउंट सबमिट कराए 2013 से 18, जो 5 साल में स्टेटमेंट उन्होंने साइन की इमरान खान ने, वो भी उन्होंने साइन नहीं किया। मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं ना, फिर आपके सवाल का जवाब मैं फिर आऊँगा, क्योंकि मैं एक बात को क्लैरिफाई कर दूँ, फिर आपके सवाल का सवाल से जवाब, जो आपका सवाल बनेगा उसमें जवाब दूँ। जो मेजर पोर्शन वहाँ से आया है, जो इस सारी ममनुआ फंडिंग का मेजर पोर्शन है, वो इन 3 कंपनियों का है।
अब लॉ के मुताबिक, पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक पॉलिटिकल आर्डर 2002 हो या इलेक्शन एक्ट 2017 हो कि ये भी ममनुआ फंडिंग में आएगी कि कोई भी अमाउंट इवन पाकिस्तानियों ने या इवन पाकिस्तान में बैठ के भी जिन लोगों ने डोमेस्टिक कंपनी से ली है या बाहर की किसी कंपनी से ली है, बकौल इलेक्शन कमीशन के ये नहीं लेनी चाहिए थी। इनको तरीकाकार ये होना चाहिए था। ये इलेक्शन कमीशन का बकौल है या सर ये ऑर्डर है पॉलिटिकल पार्टीज का? क्योंकि मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है। मैं दोनों बात कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, उन्होंने जो फाइंडिंग्स दी हैं, शोकॉज नोटिस दिया है, और उसके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है। आर्टिकल 6 की सब क्लॉज 3 कहती है एनी कंट्रीब्यूशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल और डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, फर्म, ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये सारी उसके अंदर ममनुआ में और फॉरेन में कवर। मैं इसी को, तो ये सारी उसमें आई हुई है पीटीआई के खाते में। नदीम साहब वही बात करूँ ना, अब इसमें फ़र्क है। एक है एम्बेजल्ड अमाउंट, कोई पैसे आपके पास अमानतन रखाए गए, आप चोरी करके भाग के ले गए हैं, ये है एम्बेजलमेंट, अमानत में ख़यानत। एक फ़र्क है। एक है कि कानूनी तरीक़ाकार जो होना चाहिए था कि एक बंदे ने बजाय इस बात के, ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, ये इर्रेगुलरिटी है। ये आप अदालत में साबित करिएगा सर। मैं तो ये अदालत में साबित करिएगा क्योंकि ये गलत तरीके से तो आई है। मैं आपको ये इसका वाज़ेह कर दूं। अच्छा। फ़र्क ये है कि जब आप किसी को चोर और डाकू कहते हो तो चोरी और डाकू की डेफिनेशन पढ़ लो। एक तरीका ये है कि एक वर्कर ने अपनी ज़ात से, अपनी जेब से पैसे देने की बजाय एक कंपनी के जरिए, अपनी कंपनी के जरिए पैसे दे दिए, दैट इज एन इर्रेगुलरिटी। मुख्तसरन ये है कि फॉरेन फंडिंग, जो फंडिंग है फॉरेन कंपनी से ममनू है, ममनू है ना, फॉरेन कंपनी से फंडिंग ममनू है, फॉरेन कंपनी हो या इवन डोमेस्टिक कंपनी ममनू है, कंपनी से पैसे लेना ममनू है, और वो लिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि इर्रेगुलरिटी है। उसमें से सच ए लार्ज अमाउंट लाइक $2.2 मिलियन उससे आरिफ नकवी से लिए हैं, जो इंटरनेशनली इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है और मनी लॉन्ड्रिंग का उसके ऊपर इल्ज़ाम है, और उसको पीटीआई की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के साथ बिठा के तस्वीरें खिंचवाई गई हैं। तो उससे $2.2 मिलियन अगर आप इल्जाम की बुनियाद पर जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब के साथ तो जुर्म साबित हो चुका है। क्या इल्जाम किसने लगाया था? कौन सा? जो जुर्म साबित हुआ है और जिसके ऊपर उनको सजा हुई, मैं वही कह रहा हूँ ना। 621F किस पे लगा था बताइएगा जरा? नवाज शरीफ साहब पे लगा था ना। वो सजा नहीं थी, वो तो डिस्क्वालिफिकेशन थी ना। 621F लगा किस जुर्म? चले रिसीवेबल अमाउंट थी, कितनी नहीं ली, मैं नहीं कहता हूँ 1 रुपया भी हो। कितनी थी बता दीजिए। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको याद होगा, मुझे नहीं, ज़बानी याद नहीं है मुझे, वो जजमेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात करके, फॉरेन फंडिंग का अगर आप इल्जाम की बात करते हैं, अभी आप उठा लें बेनज़ीर भुट्टो का इंटरव्यू और बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू, जिन्होंने कहा है कि उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ साहब को $10 मिलियन मिले थे। उनकी गवर्नमेंट को, उनकी गवर्नमेंट को, मैं इल्जाम की बात कर रहा हूँ। अगर आप आरिफ नकवी के खिलाफ इल्जाम की बात करते हैं तो सर ये मोबाइल बड़े काम की चीज़ है। मैं माजरत के साथ मैं इस क्लिप को ऑन एयर नहीं करूँगा पूरा, ठीक बात है, मैं क्योंकि इसमें बेनज़ीर भुट्टो ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि उसामा बिन लादेन ने एक साहब से को $10 मिलियन दिए, जिस साहब से, जिस महकमे से उनका ताल्लुक था, मैं उनकी इज़्ज़त की खातिर इस क्लिप को प्ले नहीं कर रहा, और उस साहब ने नवाज शरीफ को उसामा से मिलवाया। पूरे क्लिप में एक दफ़ा भी मैं पूरा इंटरव्यू दोबारा प्ले कर, बिलावल साहब का भी इंटरव्यू चला, कल हामिद मीर ने मेरे प्रोग्राम में, मैं उनके साथ प्रोग्राम में शामिल था, उन्होंने चलाया, मैंने खुद सुना। आप बिलावल साहब का चला लें, सुनेंगे इसको, ठीक है, आप इसको आने यार चलवा देना। सुन लिया आपने? ये मैं इस वजह से आगे चलाना नहीं चाह रहा है इसको, बहरहाल इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन ये है, तलाल चौधरी साहब आपसे भी पहले इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ले लूँ। फॉरेन फंडिंग वो नवाज शरीफ ले, इमरान खान ले या कोई और ले, बुरी बात है, लेकिन ये तरीक़ाकार इस वक्त जो है बहुत मुतनाज़ा बन गया और बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की। मेरी ज़ाती राय, मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ कि मेरी ज़ाती राय में हमें कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए कि तहरीक इंसाफ को डीनोटिफाई कर दें या इमरान पे 621F लगा दें। ये इंतहाई इक़दाम हैं जो हमें गुरेज करने चाहिए। लेकिन बहरहाल आपकी सियासी जमात, आपका रद्द-ए-अमल, PMLN क्या कहती है? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तो ये इग्नोरेंस में हुआ है, उनको पता नहीं था, वो बड़े मासूम थे, और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार वो कई साल करते रहे। जिस आदमी ने ये केस किया उसने सबसे पहला ख़त जो है इमरान खान को 7 पेज का लिखा, उसमें तमाम चीज़ों की निशानदेही की। इमरान खान ने कोई तस्हीह नहीं की, बल्कि उन्हीं अकाउंट्स को और चीज़ों को ऑपरेट करता रहा। उसके बाद अगली बात,
इमरान खान ने अपने हाथों से खुले हुए अकाउंट अपनी दरखास्त और अपने साइनों से उससे वो भी जाहिर नहीं किए। उसके बाद एफिडेविट देकर झूठ बोला, उसके बाद मामला रहे झूठ भी हो गया, फॉरेन फंडिंग भी, ममनुआ फंडिंग जो आप कह लें, सब कुछ साबित होने के बाद मुझे ये मलिक साहब बताएं कि इस पाकिस्तान में दो कानून रख लिए जाए कि खान साहब बहुत हैंडसम है, बहुत पॉपुलर है, तो हैंडसम और पॉपुलर जो मर्जी करे, और दूसरी साइड पे कानून ये रख लें कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, वो नाहिल तलाल चौधरी ने कुछ कहा भी नहीं। मैं आज भी कहता हूं अल्लाह की कसम मैंने तौहीन अदालत नहीं की थी, मैं बैठा हूं बेशुमार मैं आपको चीजें दे देता हूं ऐसी दूसरी रहनुमाओं की जो कि तौहीन अदालत की जुमरे में आती हैं, मगर मेरी खुदा के लिए ऐसा तो ना करें कि मिलियंस ऑफ डॉलर और 8 साल का केस, और उसके बाद इसके बाद आप कहें जी इसलिए छोड़ दिया जाए कि ये अच्छा काम नहीं। क्यों नहीं जी, अगर ये अच्छा नहीं है तो इसके लिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कानून बदले और फिर सबके लिए एक जैसा इंप्लीमेंट करें। ये नहीं हो सकता कि हम जैसों पर इंप्लीमेंट कर दें, नवाज शरीफ पर इंप्लीमेंट कर दें, नून लीग पर इंप्लीमेंट कर दें। इरादा क्या है? कल कैबिनेट का इजलास है, क्या काबीना कल इसके ऊपर मंजूरी देगी कि एक डिक्लेरेशन फाइल किया जाए सुप्रीम कोर्ट में डी नोटिफाई करने के लिए तहरीक इंसाफ को? ये आपकी जमात की मर्जी है? देखिए इस सबसे पहली बिल्कुल तमाम वो ऑप्शंस, एक तो ये ऑप्शन ये कि हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है, ये फ़र्ज़ है हुकूमत का कि जब ये फैसला आ गया है फॉरेन फंडेड पार्टी के अगेंस्ट रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाए। उसके बाद जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिसमें सदर आरिफ अलवी, 2 साबिक गवर्नर, साबिक स्पीकर असद कैसर, और ये तमाम लोगों के अलावा इनके कुछ और लोग, उन तमाम लोगों से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये मैं आपसे बताऊं, देखिए ये तो अभी प्रेसिडेंट से इन ऑफिस आप कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, इसलिए आप टाइम ज़ाया करेंगे। प्रेसिडेंट इन ऑफिस आप उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। एक मिनट जी, देखे ना जी, ये वही प्रेसिडेंट साहब है ना जी जो रंगबाजी किया करते थे कि मैंने जी अपना इस्तिस्ना नहीं लिया, और मैं देखें जी कोर्ट में इस्लामाबाद की पेश होने जा रहा हूं वो एक केस में, तो अब भी वो रंगबाजी करेंगे ना? नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, रह गई कितनी मुद्दत है। और उसके बाद बाकी तो लोग हैं ना जी, और ये तो अभी बड़ा छोटी सी अमाउंट का पता चला है जो कि स्टेट बैंक ने बताया, चंद अकाउंट्स, अभी इससे ज्यादा बड़ी अमाउंट्स हुंडी और दूसरे जराए से ली गई हैं, और इस इंफॉर्मेशन में जान नहीं है बल्कि बहुत सारे हकाइक क्या कहते हैं ऑलरेडी सरफेस पे हैं। तलाल चौधरी साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जाहिद गुशकोरी साहब, तो उन्होंने आज मुझे एक रिपोर्ट दी है, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं और बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर आए हैं, और सरकारी तरीका जो भी मौजूद है जहाँ पर ऑफिशियल फंडिंग के अवेलेबल हैं अमेरिका के, उसकी तस्दीक करके लेकर आए हैं। उनका कहना यह है कि 10 लाख डॉलर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 से 2022 तक लिए हैं, और इसके अंदर भी फ़ॉरेन कंपनीज़ और फ़ॉरेन नेशनल शामिल हैं। इसके ऊपर अभी तक तहकीकात हुई नहीं है, और मुख्तलिफ अकाउंट्स वो कहते हैं कि अमेरिका से अक्टूबर 2018 से $4,80,000 डॉलर मौसूल हुए हैं, जो उनके ख्याल में जिनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। ये उनका दावा है, ये मेरे पास पूरी रिपोर्ट है उनकी पढ़ी, उनके पास पूरी दस्तावेज़ात हैं। मैं कादर मंदोखलील साहब से इसका जवाब लेता हूँ, आदमी है, ये कानून के ऊपर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। सर, इसकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या हो सकती हैं और क्या होंगी आपकी, क्योंकि रूलिंग पार्टी है तो आप ही ने करना है, बताइए। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं हमारे मोहतरम शुएब शाहीन साहब की 2-3 बातों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। हम वकील, हमारे पास जब केस आते हैं ना, तो बहुत सारे केस हम हार जाते हैं। ख़ास तौर में अपनी बात बता रहा हूँ, मैं वो केस हार जाता हूँ जब मेरे पास एंड में आता है। वो केस मैंने कभी नहीं हारा जो शुरू से मेरे पास होता है, क्योंकि शुरू से मुझे उसको आता है कि क्या किस तरह उसको हैंडल करना है, किस तरीके से करना है। ये केस एग्जैक्टली उसी तरह है। पीटीआई वाले एक तरफ जो है ना वो खुशियाँ मना रहे हैं, दूसरी तरफ अपील कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने पूरा जो है ना वो प्याज भी काटा, आलू भी काटा, गोश्त भी काटा, मिर्ची का तड़का भी लगा दिए, हंडिया चढ़ाना भूल गए। हंडी चढ़ाना शायद इनका जो प्रेशर था, ब्लैकमेलिंग थी, जो भी थी, उसकी वजह से उन्होंने वो अंडी नहीं चढ़ाया। आखिर में एक लकीर मिली थी शोकास,
लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, मैं शाबाशी देता हूँ इलेक्शन कमीशन की, उनकी तमाम मेंबरान को, इतनी खूबसूरती से सारी चीज़ें डिफाइन की है ना। मैं मान लूँ अगर ये बच जाए, नंबर एक बात, मैं मान लूँ इतने खूबसूरत केस बनाए। वो कैसे? अब शुएब शाहीन साहब फरमा रहे कि पैसों का इस्तेमाल गलत नहीं हुआ है। ये बनी गाला माल किसने बनाई? अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँ, इसकी वालिद मोहतरम को तो निकाला किस बात पे? इनकी बहनों से करोड़ों रुपए की जो पैसे निकल गए वो कहाँ थे? जब फैमिली को तो साइड में रखिए ना, सिर्फ इसका फॉरेन फंडिंग की बात फैक्ट बता रहा हूँ ना। फैमिली क्या होती है? मेरी आजी फरियाल को रात 12 बजे घसीट के उन्हें जेल में डाला, उस वक्त फैमिली याद नहीं है इनको। मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ। आप ना करें ना, चलो नहीं फंडिंग पे आ जाए, नहीं करता हूँ। उसके बाद ये बताए कि ये शख्स 2 लाख रुपए टैक्स देता, 2018 में 19 में 98 लाख टैक्स दिया। इसका कौन सा कारोबार है? किसी को तोशा खाना के थाइफ वाला इशू आ गया ना जी। ठीक है, चलो तोशा खानों के लिए। दूसरा मोहतरम हमारे सदर भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, कह रहे वर्करों ने अपने तौर पे अकाउंट खोला। गैर मुल्की कंपनी का चेयरमैन की मंजूरी के बगैर खोल सकती है? क्या मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, मेंबर नेशनल असेंबली हूँ, मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं पीपल्स पार्टी के अकाउंट खोलूं और उससे लोगों से खोल सकते करो? खोल सकते? नामुमकिन है, नामुमकिन वाली बात, बच्चों वाली बात है। मेरी बात सुनो। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि डाकू और चोरों की डिफिनेशन क्या है? यही तो डिफिनेशन है इलेक्शन कमीशन की चार्जशीट। और क्या होते हैं? नंबर एक। फिर एक और बड़ा बहस बना हुआ है फॉरेन फंडिंग और मोमना फंडिंग। भारत और हिंदुस्तान में क्या फर्क है? दोनों एक ही है ना। 231 कंपनी है जो फॉरेन कंपनी है, उन्हें इनको पैसे दिए, तो क्या कहूंगा उसको? मंगवा कहूं, फॉरेन ना कहूं? वो क्यों पाकिस्तान की लालूकियत की इस्लामाबाद की कंपनी है। 13 लोग तो गैर मुल्की का बाकायदा नाम लिखे हुए पूरा, उसको क्या कहूं? फॉरेन फंडिंग ना कहूं तो क्या कहूं? फिर उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने पेज नंबर 26 में, शुएब साहब ने पढ़ा होगा फैसला पूरा कॉपी, उसमें पूरा सवालात किए कि क्या प्राइवेट लोग भी अकाउंट खोल सकते हैं, और खोल सकते हैं तो कौन से कानून के तहत, जो शुएब साहब फरमा रहे हैं? क्या इसमें जो पैसे है डोनेशन ऑब्लिक कंट्रीब्यूशन? पहले सवाल तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोई तहरीक इंसाफ को टका नहीं मिला। ये सारे खैरात ज़कात के पैसे जो शौकत खानम के नाम पे इसने बटोरे। ये आपका दावा है? मेरा दावा नहीं है। मेरे कोई आप पूछ ले, आप जिन लोगों ने पैसे, देखो सियासी पार्टी को कोई पैसा नहीं देता है, पैसे देते हैं मस्जिद, बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं करो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदरसे खोलते हैं इसी वजह से ताकि डोनेशन आ जाए। अच्छे लोग भी है, इसमें कोई शक नहीं। वन पर उन्होंने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की, अगर उसके अंदर कोई पैसा इधर से उधर आया तो आपको तहकीक से साबित करना है। अगर आप पॉलिटिकल की भी बात करेंगे, जिस शख्स ने क्रिकेट ऑर्गेनाइज करा है वो तो दुनिया का 2 नंबरी मशहूर है, ठीक है। अमेरिका को वांटेड है, आरिफ नकवी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अमेरिका को वांटेड है कि नहीं है? फिर उसके अलावा इस शख्स ने, जो आपने खुद फरमाया कि उसकी फुटेज आई, ठीक है। अब और क्या कहते हैं कि थोड़ी सी तो मनी लॉन्ड्रिंग की है। भाई तो थोड़ी सी चोरी, जो डेफिनेशन तो शुएब साहब को मिल गया ना डेफिनेशन, वो चोरी को, डकैती को कहते हैं। थोड़ी सी तो मनी लॉन्ड्रिंग की है। और थोड़ी सी क्या 63 1F में नहीं आता है क्या? फैसल वाडा एक चीज पे तहायात नाइल हुआ था, मैंने केस लड़ा था 2018 में और 2022 में, 21 में जो ना वो इस चीज पे, गलबम 22 में शुरू में वो इस चीज पे नाइल होगा कि आपने झूठा एफिडेविट दिया। आप अमेरिकन नेशनल थे, आपने छुपाया। और 1 दिन का फर्क था उसकी मुद्दत, 1 दिन का, 4 दिन का फर्क था, 4 दिन का, 18 और उसमें 4 दिन का फर्क था। यहां मोहतरम फरमा रहे हैं कि ये मोहतरम फरमा रहे कि इस हवाले से इनके इससे जो एफिडेविट दिए, आपको पता है इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह से हर साल एफिडेविट लेता है। कल मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे मुंशी ला के साइन कर। ओ भाई, ये मुंशी ला के साइन कर दिए, गोगी को आपने कमाई पे लगा ली है, गोगी के शोहर ने उसकी तरफदारी नहीं की, उसने डिफेंड की है। आरिफ नकवी को किसी ने डिफेंड नहीं की। ये 5 साल के पार्टी अकाउंट्स हैं, वो साइन इमरान खान ने करके, जी पार्टी सरबराह करता है, पार्टी का सरबराह, वो मानता ही है। फवाद चौधरी का आप रिकॉर्ड उठा के देख ले, शेख साहब को नहीं पता होगा इस बात का, वो कह रहे मुंशी लाता है, वो साइन करते हैं। वो भाई मेरे मुंशी मेरे पास लाएगा तो मैं उसको देखूंगा नहीं, आंधा तो अगर पार्टी सरबराह ने साइन किए इमरान खान ने, तो बोझ पार्टी सरबराह पे जाएगा। पार्टी सरबराह और उसके ऑफिस बेरर सब पे आएगा। पार्टी सरबराह, उसके अकाउंट जो दुनिया भर में खोले, अच्छा 4 सूबे में इनके उहदेदारों ने खोले। ये इमरान इस्माइल साहब कौन है? इनका दूर मैं अल्फिया कह रहा हूं, मुझे चैलेंज कर दे, मैं एक बात करूं, इस शख्स का तरीके सबसे दूर का वास्ता नहीं था। यह शख्स शौकत खानम का इंचार्ज था सिंध का, और बाद में उसको एडिशनल वो बना ली गवर्नरी से पहले। मैं बताऊं, ये अभी दूर की बात है, ज्यादा 5 साल पहले। सवाल ये है कि ये दुनिया ने जो फंडिंग थी उनको दिए, पीटीआई को नहीं किया। ब्रेक ले लेनी, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक जस्टिस शाइक उस्मानी साहब का हमने इंटरव्यू किया था, उनका भी बयान सुन लें कि वो क्या कहते हैं। एक सवाल 62(1)(f) का भी मैं पूछ लूँ कि यहाँ पे फॉल्स डिक्लेरेशन का भी जिक्र आया है, तो फॉल्स डिक्लेरेशन चेयरमैन ने साइन जो किए हैं उसके ऊपर क्या 62(1)(f) का भी इतलाक होगा? एक पिटीशन चली गई इलेक्शन कमीशन के सामने। देखिए, ये जो 62(1)(f) और 60 जो है ना, ये उस सूरत में होती है जब कोई शख्स जो है हल्फिया कोई चीज कहता है और उसके खिलाफ कोई बात करता है या गलत हल्फ देता है। तो ये जो चीज थी, ये दोबारा एक स्टेटमेंट दी थी जो कि आर्टिकल 17(3) के तहत हर एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड जो है हर साल जब अकाउंट्स पेश करता है उसके साथ एक स्टेटमेंट देता है और उसमें वो कहता है कि ये सब मैंने इन अकॉर्डिंग विद लॉ फॉरवर्ड किए। अब उसमें कोई पर्सनल एफिडेविट नहीं होता, वो एक जनरल एक चीज होती है दिखाने के लिए कि हमने ये कानून की पाबंदी की है, ये होता है। अब उस पर आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 का इतलाक मेरे ख्याल में जरा दूर की बात है। शायद हो भी सकता है अगर ये साबित हो जाए कि उनकी पर्सनल नॉलेज थी और जानबूझ के उन्होंने किया है, तो ये हो भी सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना कि समझा जाता है। शोएब शाहीन साहब, ये शाइक उस्मानी साहब की ओपिनियन बड़ी वजनी थी, मैंने कहा सुनवाई दें। जी, अब आप यही राय है, मैं इसी तरफ आगे आ रहा था। देखें, सेक्शन 210 है, अब जो नया इलेक्शन एक्ट 2017 है, पुरानी प्रोविजन थी इलेक्शन आर्डर पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002, उसके अंदर है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया जाएगा पार्टी की तरफ से और वो स्टेटमेंट जारी करेगा जो अकाउंट स्टेटमेंट है, और उस अकाउंट स्टेटमेंट को हर साल जमा किया जाएगा बिफोर द इलेक्शन कमीशन, और उसको सर्टिफाई करेगा या पॉलिटिकल पार्टी का जो भी चेयरमैन है, हेड है, जो भी हुसैर में भी आर हिज रिप्रेजेंटेटिव, यानी पार्टी का कोई भी बंदा कर सकता है। या इन दिस केस इमरान खान ने साइन, मेरा ख्याल इमरान खान ने की। अब मसला ये है कि ये सर्टिफिकेशन है टू दी स्टेटमेंट मेड बाय दी चार्टर्ड अकाउंटेंट आर ऑडिटर ऑफ दी जो भी जिसको उन्होंने हायर किया है। अब यहाँ ये फ़र्क है, ये सर्टिफिकेशन उन स्टेटमेंट्स को सर्टिफिकेशन है जो स्टेटमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर वो वहाँ बनाता है। अब उसमें फ़र्क है, मसलन एक पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है या बन चुका है, वो जब नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराता है वो पर्सनल एफिडेविट जमा कराता है कि मेरे पर्सनल ये एसेट्स हैं। अब मसलन वो जो एसेट्स होते हैं उसके चूँकि नॉलेज में होना ज़रूरी है। सर, जब ये केस अगर लेट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो पीटीआई तो वहाँ अपना आप बोलेगी कि हमें उनका पता नहीं था, चेयरमैन ने कुकी मार दी, तो जो नून लीग का या पीपल्स पार्टी का वकील होगा वो इमरान खान का स्टेटमेंट उठाएगा और बताएगा कि इन्हें पता था कि आरिफ नकवी ने $2.2 मिलियन इन्हें दिए, ये इनके साथ बैठे हुए हैं। और इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा है कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, वो तो बड़ी खिदमत कर रहा था पाकिस्तान की, तो इट इज़ गोइंग टू बिकम ए प्रॉब्लम। वो कैमरा के ऊपर स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, उनकी जो स्टेटमेंट मिस डिफेंडिंग जाइए ना, सुने, मैं उनकी पूरी स्टेटमेंट सुनिए, आप अगर दोबारा सुने आपको पता चलेगा। उन्होंने उसका जो रेफरेंस दिया था ना, वो बैंक जो पुराना बंद हुआ था बीसीसीआई वाला, कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा, बीसीसीआई था लेकिन वो जो बंद किया था उसके ऊपर वाला केस जो था वो उसको इसके साथ आप अगर जोड़ेंगे तो तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इज मनी लॉन्ड्रिंग, जिससे मर्जी जोड़े। जो उन्होंने पूरा अगर उसका स्टेटमेंट उठाएंगे उसका रेफरेंस निकालिए, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग, अगर आप एक लाइन उसमें से निकालनी है तो वो तो मैं नहीं कह सकता कि उसने क्या उसमें कहा है, पूरा अगर आप उसका इंटरव्यू पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं कहा है उसकी तरफ करके उसका। सर, नवाज शरीफ का जो बयान है वो सुन के एक चीज मैं एक बात कर दूं, फिर आप समझिए। 62(1)(f) में दो कंडीशन ज़रूरी हैं। एक ये है कि ये सर्टिफिकेट उस खाते में नहीं आता, दूसरी बात ये है कि उसके लिए किसी कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन आना मस्ट है, एंड इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ। इस पे हनीफ अब्बासी केस में दूसरे केसेस में ये ऑलरेडी तय हो गया है कि इट इज़ नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ। हनीफ अब्बासी केस में इलेक्शन कमीशन ने ये भी तय किया था कि फंडिंग के ऊपर जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है। बड़ी अच्छी और उन्होंने फैसला करके भेज दिया। वो आप मसला हुकूमत को बोला आगे कार्रवाई करो। उसका जो इशू है उसमें ये कहा गया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जो इशू है आप उसको वेरीफाई करो। इनकी तो बारी आएगी ना जी, अभी तो केस इन हैंड। अब उसमें तो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने कर दिया। तलाल चौधरी साहब, लिहाजा वो नवाज शरीफ का जो बयान है उसको तो देख के लगता है कि नवाज शरीफ का ख्याल ये है कि उनके ऊपर तो 62(1)(f) लगी थी, अब ये गुड टाइम है, अभी लगाओ इमरान खान के ऊपर भी कुछ ऐसी। मुझे लगता है नून लीग की स्ट्रेटजी यही है कि दबाओ, अभी इनको मौका मिला, इनको छोड़ना नहीं है, यहाँ से भागे नहीं है। देखिए, एक तो ये नहीं हो सकता कि खान साहब के लिए कानून कोई और हो और बाकियों के लिए कानून कोई और हो।
यानी खान साहब के घर का नक्शा खान साहब जाली एफिडेविट दें कंप्यूटराइज, और यूनियन काउंसिल का वहाँ आके सेक्रेटरी कहे जी सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास तो कंप्यूटर है ही नहीं, तो साकिब निसार साहब कहेंगे कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो जाती है, हैंडसम आदमी है, हैंडसम गलतियां कर लेते हैं। उसके बाद हैंडसम आदमी ने कुछ और कर दिया, सिविल नाफरमानी कर दे, वो कोई बहड़ा बयान दे दे, कोई बात नहीं, हो जाता है। उसके बाद आजकल एक नया नारा है, पॉपुलर बहुत है और हैंडसम बहुत है। अब हैंडसम और पॉपुलर के लिए एक और कानून बना ले और हम जैसों के लिए और बाकी पूरी पाकिस्तान के लिए दूसरा कानून बना ले। कानून तो अगर एक जैसा नहीं रखना तो बता दें हमें, नहीं तो इससे बड़ा तो 62-63 का केस नहीं हो सकता। और इससे देखिए, इसमें मिस डिक्लेरेशन है, झूठ है और उसके बाद ढिठाई है, और 1 साल नहीं हुआ, 1 दफा गलती नहीं हुई, 2 दफा नहीं हुई, कई साल से हो रही है। उसके बाद आज के दिन तक वो जो अकाउंट तस्लीम नहीं किए उसका पैसा कहां गया वो भी नहीं बताया गया। उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं, मेरा ख्याल है कि इसके बाद अगर कोई गुंजाइश दी गई इमरान खान पिछले दौर में तो नून लीग के दौरे हुकूमत में कुछ लोग नाहल हुए थे, उसमें मुझे याद पड़ता है तलाल चौधरी साहब के बाद लोगों की नाहली इस तरह भी हुई थी कि एक शख्स का जॉइंट अकाउंट था किसी मस्जिद के साथ, तो उसने वो डिक्लेयर नहीं था किया हुआ, तो उसके ऊपर भी उसकी नाहली हो गई थी। कुछ आप उसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ अकाउंट छुपाने का भी इल्जाम है। मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। चीमा साहब हमारे एक जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो मेंबर नेशनल असेंबली थे वजीराबाद से। उन्होंने अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स दी, उसमें एक अकाउंट ऐसा था जो मस्जिद का अकाउंट था और जॉइंट अकाउंट था पूरे मोहल्ले का, वो नहीं बता सके, वो डीसीट हो गए। इसके बाद मैं आपको कोई 20 एग्जाम्पलें दे देता हूँ, एक 2 मरले की जायदाद, कोई 50-50, 40-40 हज़ार रुपए से भी कम पैसे अकाउंट में भूल गए, लोग नाहल हो गए। किसी का गलती से एक की बजाय 2 शनाख्ती कार्ड बन गए, वो ताहयात नाहल हो गए। यार कमाल करते हैं। यानी अब रास्ते निकाले जा रहे हैं कि इमरान खान को किस तरह नजरिया जरूरत से बचाना है। भाई आप अब ये कैसे हो सकता है, और ये हम होने भी नहीं देंगे। मैं आपसे एक बता दूं, मैं सबसे पहले आपके प्रोग्राम में कहा था मलिक साहब, और दोबारा कह दूं, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी इस मुल्क में तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेकाम ना हुआ, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। मुआशी इस्तेकाम नहीं होगा, पाकिस्तान का इस्तेकाम नहीं होगा। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसे 62-63 मेरे पे लगी है, मेरे लीडर पर लगी है, वैसे ही लगेगी सब पे। वो अगर गलत लगी है, पहले कौम को वो बताएं, ये तो डाका है, ये चोरी नहीं है, ये डाका है। आपको लगता है या आपका मुतालबा है? ये 2 चीजें आपसे हो जाएंगी। एक तो आपको लगता है कि लगता लुकता कोई नहीं है, ये 2+2 है जी मलक साहब, ये 2+2 है। ये लगता लुकता कोई नहीं है, ये 2+2 है। अगर कोई इसमें तो गुंजाइश है ही नहीं। 8 साल और मातम करने को मेरा दिल करता है। 2 इलेक्शन निकल गए, उसका हिसाब कौन देगा? सीपैक के खिलाफ धरना दिया, उसका कौन देगा? उसके बाद आपने जलसे किए, हेलीकॉप्टर उड़ाए, जहाज उड़ाए, किचन चलाए, बच्चों की फीसें दी, इसी पैसे से अयाशी की, कोई हिसाब ही नहीं। आज 8 साल बाद याद आया अदारों को, ओए होए होए ये तो फौरन और ममनुआ फंडिंग है। ओए 8 साल का हिसाब अभी बाकी है, आप कह रहे हैं कि आगे फिर इजाजत दे दें? नो 2+2 का ये ओपन एंड शट केस है। बिल्कुल ये इसी तरह डील होना चाहिए जैसे ओपन एंड शट केस डील होते हैं। कादर मंदोखेल साहब, 2008 से 13 का ये जो और इंटरेस्टिंगली पता नहीं कोइंसिडेंस है या क्या है, 2014 में धरना हुआ था और उसकी भी एक कॉस्ट थी कि वो 126 दिन का धरना है, तो उसकी कॉस्ट किसने फुट की थी? किसी ने तो बिल दिया होगा ना उसका। एक तो अब वो कुछ करैक्टर्स हैं, जैसे वो आसिफ नवाज साहब के भाई ने किताब लिखी हुई है, तो उस किताब शुजा नवाज साहब ने, तो उसके अंदर उन्होंने एक करैक्टर इस्टेब्लिशमेंट का भी आइडेंटिफाई किया कि उनका रोल था, लेकिन फंडिंग बहरहाल फिर भी कहीं से आई होगी। तो 2008, 13 और फिर 14 का धरना, मसाइल तो आएंगे। ये नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के सामने केस जाएगा तो वहाँ चुपचाप सारा कुछ हो जाएगा, वहाँ तो डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे, लोगों के नाम भी आएंगे। मैं थोड़ा सा और आसान कर लेता हूँ।
बल्कि मुदखिल साहब से एक सवाल मैं भी कर लेता हूँ, यूनुस हबीब वाला केस भी पकड़ लें, जो वो तो ऑलरेडी है ना, उसके ऊपर तो ऑर्डर आया हुआ कोर्ट जो बेनज़ीर की हुकूमत का तख्ता उलटने और उनको निकालने सर, ये जो उसामा का नाम भी उसी में आया था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने FIA को भेजा था, उसके ऊपर आप इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करें। सर उसके ऊपर तो ऑर्डर हुआ है ना जनरल बेग और जनरल दुरानी के ऊपर। यूनुस हबीब ने खुद आके एडमिट किया था, बंदों के नाम भी लिस्ट दी थी कि इनको मैंने पैसे दिए। शुएब साहब माशाल्लाह सीनियर वकील है, हम जब जज के सामने कोई केस आर्गू करते हैं और मुझसे पहले किसी में जमानत दी, हम उसको नहीं कह सकते शुएब दी मुझे भी दो, कभी कोर्ट में नहीं कह सकते हो। केस की नजीर तो दी जा सकती है ना जी? नहीं, नजीर तो वो जो हमारे पुराने केसेस को होता है, ये नहीं होता है कि सर अभी आपने शुएब साहब को बेल दिए मुझे भी दो, ऐसे कोर्ट में नहीं चलता है। ये जो केसेस है आप उठा के केस करो, देखा जाएगा। अल्लाह मालिक है, पीपल्स पार्टी ने ये जेल कोड़े फांसियां सब दी की हुई है। दूसरी बात ये फरमा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, तो मेरे भाई इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन के ही रूल है, उनकी वायलेशन की पनिशमेंट भी उनके पास है। और फिर मैं ये भी बता दूं कि 2018 के इलेक्शन में मेरे साथ एक कैंडिडेट थे NP के, उस गरीब को सिर्फ इस बात पे कागज रिजेक्ट हो गए क्योंकि वो उसको चाहिए थे एक अकाउंट, उसने कहा अकाउंट पता क्या चलेगा। उसने IGI का ये हवाला दे नहीं मार्शल असगर खान उस केस में सुप्रीम कोर्ट गए थे, भाई ये नहीं होता है, ये कानून में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुके हैं कि उनके खिलाफ हम दोनों वकील हैं, हम लॉ के हिसाब से बात करेंगे, ये कोई तकरीर इमरान नियाजी की तरफ नहीं करेंगे ना, हम सीधी सीधी लीगल बात करेंगे। सही। वो शख्स को NP के कैंडिडेट को 2018 में इस बात पे इसके कागज रिजेक्ट हो गए कि जिनके इलेक्शन कमीशन को एक अकाउंट चाहिए, उसका अकाउंट पुराना था, उसके लिए फ्रेश अकाउंट चाहिए, फ्रेश और पुराने पे उसके कागज रिजेक्ट हुए हैं। तो जनाब अली यहाँ तो वर्करों ने खुद तस्लीम करे हो, वर्करों ने अकाउंट खोले, अगले के लिए थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ये सारी चीजें। अब सवाल क्या है, जैसे कंपनी खोलने के लिए भी ऑथोराइजेशन चाहिए होती है, वैसे कंपनी खुलती नहीं है। सर मैं आपको गुजारिश करूं, आपको मैं गुजारिश करूं, मैं पीपल्स पार्टी का MNA हूं, मेरे ये इख्तियार नहीं है कि मैं कोई पीपल्स पार्टी की अमेरिका में बाई लॉ फारा एक्ट है उनका, हाँ फारा एक्ट के तहत आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं, उसके लिए परमिशन चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप स्पेशल अटॉर्नी भी ले लो। ऐसा नहीं हो सकते कि आप ज़कात खर्चे की माल सारे इमरान खान के अकाउंट में डालो और जो ना वो पांसिया खुद छोड़ो, ऐसा कभी नहीं होता है, ना कानून इजाजत देता है। ये सारे इनके लोग थे जो। और इलेक्शन कमीशन का मैं आपने दोबारा पेज नंबर 26 के उसमें कहा है कि आपकी मुलाजिम जो है ना वो कैसे अकाउंट खोल सकते हैं, उसका पैरा है, पैरा नंबर 5 या 6 जरा देख लो। चार लोगों के नाम और भी आ गए ना जिनके नाम प्राइवेट पैसा आया है, वो भी एक इशू है। उसमें बकायदा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चनर देते हैं उसमें लिखा है कि क्या तहरीक इंसाफ के जो मुलाजिम है वो अकाउंट खोल सकते हैं, लिखा है उसमें। किसी बात का कोई जवाब नहीं है। इस पे ये खुश है, मैं इलेक्शन कमीशन से भी मुझे गिला है कि आप घड़ी घड़ी बहुत सख्त फैसले करते हो और यहाँ पे आपको एक डरने की धमकी दे दी है, आपने जो है ना वो सब चीजें काट लिए, अंडी छड़ाना भूल गए। तलाल चौधरी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक ना अभी लोग इस केस में से एक जो बड़ा अहम जुज है ना वो है आरिफ नकवी साहब का, वो एक्स्ट्राडाइट होने जा रहे हैं अमेरिका, वहाँ उन पे फर्दे जुर्म लगेगी और उस फर्दे जुर्म में पाकिस्तान की जगसाई भी होगी जब इमरान खान का उसमें नाम आएगा उस फर्दे जुर्म में। ये भूल जाएंगे पाकिस्तान का केस इमरान खान और ये पाकिस्तान को के लिए भी भारी पड़ जाएगा। खुदा के लिए कोई मुल्क होना, कोई रियासत आप हैं, आपके नॉलेज में आ गया है कि एक आदमी ने खिरात के और वहाँ इन्वेस्टमेंट के पैसे गलत इस्तेमाल किए, अपनी स्टेट इस काबिल तो रखें, नहीं तो फिर आपको इसीलिए लोग बनाना रिपब्लिक कह देते हैं, इसीलिए कह देते हैं कि आप तो फेल्ड स्टेट है। अब आपके इंस्टीट्यूशंस का हिसाब है, इसका यही केस का एक जुज अमेरिका और इंग्लैंड में चलना है। ये ना हो कि फिर पूरे मुल्क को ऑलरेडी केस चल रहा है, किसी स्टेज के ऊपर ये तफसीलात सामने आएंगी, लेकिन ये हो नहीं सकता केस चलता है। फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट है हमारे पास जिसमें वो कहते हैं कि ये केस नहीं है, पाबंदी शंदी लिखाइएगा जी, क्या कहते हैं? मुलाकात हुई PDM के लीडरशिप की पेंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से। वज़ीर कानून की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला तब्दील किया। पहले एक फैसला दिया, रेफरेंस गवर्नमेंट को भिजवाए जाने का जिक्र नहीं था, दूसरे फैसले में 1.5 लाइन ऐड करके वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिया। कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि वो रेफरेंस भेजे। वफाकी हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार है ही नहीं कि वो किसी पार्टी को तहलील कर सके
कि 84 सीटें लेने वाली जमात ये कह रही है कि हम 155 सीटें लेने वाली पार्टी जो है उसको बैन कर देंगे। आप अपनी हैसियत के मुताबिक बात करें। इमरान खान और तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना आपके बस में नहीं है। हम अदालत में जा ही रहे हैं और हमें उम्मीद है अदालत से ये फैसला जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। इमरान खान थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग, जी सर शोएब साहब, बीसीसीआई के मुतालिक इन्होंने कहा है सर, लेकिन थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं ना। नहीं, मैं ये नहीं कहता वो एक बात उन्होंने की, बड़े बड़े करप्शन के इतनी सबूत आए, लेकिन उन्होंने बीसीसीआई को ख़त्म किया उस एक इल्ज़ाम के ऊपर। उनका इल्ज़ाम आरिफ नकवी की मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ नहीं था, जो सारा मीडिया चला रहा है, दैट इज रॉन्ग। तारीफ कर रहे हैं सर, उन्होंने तो शाबाशियां देने के फुल बात नहीं है पूरे। देखिए आरिफ राइजिंग स्टार पाकिस्तान की, दोबारा सुनवा दे। देखिए आरिफ नकवी को अभी इल्ज़ाम लगे, उसके ऊपर सज़ा हो जाए, हम सब कहेंगे कि ये गलत स्टेटमेंट है। आरिफ नकवी के ऊपर इल्ज़ाम है ना, में उसके ऊपर हुई है, यूके के पास है अभी, वो दुआ मांगे कि उसमें कोई पाकिस्तान का कोई और नाम अगर आप इल्जाम के इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले मेरे अगर इल्जाम के ऊपर अगर किसी को हमने मुजरिम डिक्लेयर, वो अमेरिका को वांटेड है, नंबर एक बात है। ये इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही मेरे सदर ने कहा। और फिर ये कहते हैं शौकत खानम को ये देता था फंडिंग, तहरीक इंसाफ तो नहीं था, ये साबित हो गया ना। अगर हमने यहाँ बैठ के इल्ज़ाम को मुल्ज़िम को मुजरिम डिक्लेयर कर देना है तो दैट इज़ रॉन्ग। मेरा ख्याल है कि फिर अगर इसमें जाएंगे तो पीडीएम की सारी क़यादत ही वो इस मुजरिम पे तो नहीं बोला सर। इस देखें आपने उसको आरिफ नकवी क्या वांटेड है ना सर, वांटेड मीन्स के मुल्जिम है ना, अभी उसके खिलाफ कोशिश करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो मुल्जिम है तो लेट दी इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड। अब ये तो नहीं हो सकता कि मुल्जिम को ये भी ना कहे। सर सुने ना, आप खान साहब ने अभी कहा है कि 2012 में कोई कंपनियों से पैसा आया था, तो मुझे आपने बात नहीं करने दी, मैं बात नहीं करता। आप कह रहे आपने मुझे बात नहीं करता, ये बात ही करेंगे विदाउट इंटरप्शन। मैंने सारे दोस्तों की बात सुनी है। इमरान खान ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि 2012 में ये फंडिंग आई हुई है, तो ये 2017 का कानून है, इसके ऊपर इतलाक नहीं होता। अगर कंपनियों का पैसा आया था 2012 में आया था, ये मुझे अभी बताया गया कि ये उनका स्टेटमेंट कहा होगा उन्होंने, लेकिन वो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल आर्डर 2002 तो था, 2002 तो पहले था, तो इसलिए उसमें मैंने नहीं समझता कि इसका कोई इनकी स्टेटमेंट की कोई बात है। ये तो लीगल बात है ना। हाँ। तो हम लीगल बात को तो डिफेंड करें। देखें, सबसे पहली बात यह है कि कोई अगर मुल्जिम है तो उसको मुल्जिम समझना चाहिए, उसके खिलाफ 1000 इल्ज़ामात हो सकते हैं। आज अगर हम मुल्जिम को मुजरिम डिक्लेयर कर दें ज़हनी तौर पर या मीडिया में उसके ख़िलाफ़ बात करें तो वो नामुनासिब है। ठीक है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी के ऊपर इल्ज़ामात हैं, वो खा अमेरिका में हूँ, खा वो दुबई में हूँ या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में हूँ, लेट इट ही बी गिवन ए चांस कि वो अपने आप को डिफेंड करे। नहीं करेगा तो उसके खिलाफ इल्ज़ाम साबित हो जाएगा, ही विल बी प्रोसिक्यूटेड। तलाल चौधरी साहब ने जो बात की है कि वो जो फिनंशियल टाइम्स की स्टोरी है उसके बेसिकली कंटेंट्स है ना, उसमें तो दोनों के खिलाफ बात आई है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ भी इल्ज़ाम आया है, इमरान खान के खिलाफ भी इल्ज़ाम आए। इल्ज़ाम इज़ इल्ज़ाम, हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये इल्ज़ाम जो है अब सच साबित हो गया है। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये इल्ज़ाम जो है $2.2 मिलियन वाला, ये डॉक्यूमेंटेड है। देखिए मैं एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर। सर मैं इस पे आ रहा हूँ ना, अमाउंट रिसीव्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, इसके ऊपर इल्ज़ाम ये नहीं है कि ये अमाउंट जो है ये एम्बेजल्ड अमाउंट है या किसी और चीज़ के। अमाउंट का इश्यू क्या है यहाँ? एक पाकिस्तान आइलैंड की कंपनी है सर, उससे आई हुई है, ये बाय लॉ अलाउड नहीं है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक कोई भी कंपनी खा वो नेशनल की पाकिस्तानी की है या किसी फॉरेनर की है, अगर पैसे आए हैं तो वो गैर कानूनी है। ये है इल्ज़ाम। तो पैसा गैर कानूनी है ना, ये तो बात तय हो गई। ये मैं इसी की तरफ कर रहा हूँ ना, मैं आगे जा रहा हूँ। अब इसके अंदर इस स्पेशल लॉ के तहत एक उसका प्रोसीजर है। मसलन प्रोसीजर ये है कि अगर गैर ममनुआ फंडिंग आती है जो कि गलत है तो उसके कॉन्फिस्केट या सजा पार्टी। देखिए कन्फिस्केशन का लफ्ज आप कह रहे हैं, कन्फिस्केशन का लफ्ज एक लाइन सिर्फ कह सकते हैं, क्योंकि कन्फिस्केशन के अलावा और कुछ लिखा नहीं है। आखिरी लाइन, मलिक साहब जुर्म साबित हो चुका है 8 साल की तहकीकात से, अब सजा का तयन बाकी है। सो अब सिर्फ सजा का बिल्कुल सही। तलाल चौधरी साहब, कादिर मंदोखेल साहब, शहीन साहब, अब सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।